गाइस, हाँ जी दोस्तों, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक ठीक से आ पा रही है। यस, जल्दी 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 दोस्तों मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक से आप तक आ रही है। अगर मेरी आवाज़ आप तक ठीक से आ रही है तो जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिए ताकि हम लोग जल्दी से अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर पाएँ। वैसे दोस्तों मैं बताऊं कि आज की जो क्लास है ये आपकी लास्ट क्लास है थियरी की, तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं, वो वेब सीरीज की भाषा में आप लोग इसे सीजन फिनाले बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सीजन फिनाले एपिसोड है भाई। ठीक है, यस, गुड इवनिंग वर्णन, गुड इवनिंग, कैसे हो। यस, तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से पहुंच रही है। यस यस यस, चलो चलो चलो, जल्दी 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 सब लोग आ जाइए। मैं वेट कर रहा हूं सब लोगों का कि फटाफट से सब लोग आ जाएं तो हम लोग शुरू करें। ठीक है, वील वेट फॉर 1 more minute एंड देन वील स्टार्ट। यस यस, श्रुति गुड इवनिंग, राकेश गुड इवनिंग, अनुष्का गुड इवनिंग। यस, चलिए बेटा, मैं देख रहा हूं सब लोग आ गए हैं। श्रेया गुड इवनिंग, श्रुति बिल्कुल। तो जल्दी से मुझे बताओ, राकेश चौधरी ने तो हाथ भी ऊपर कर दिया, राकेश ने कर दिया सर मैं आ गया हूं। आशिमा हेलो, कैसे हो आप। यस, चलिए अब मैं देख रहा हूं यार जने, मतलब हमारे कॉन्करेंट व्यूअर आप लोग अभी 11 जने लाइव देख रहे हो और लाइक है अभी 3। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। तो जरा जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करो और जितने व्यूअर हो मुझे उतने ही लाइक दिखने चाहिए। ठीक है, यस यस आशिमा। चलिए ओके गाइज, अब मैं देख रहा हूं हम लोग अब फटाफट से अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। चलिए आइए बेटा, वैसे मैं बता दूं आज की क्लास लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम लोग फटाफट ये पूरी की पूरी थियरी जो है वो हम लोग यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। यस रेवती गुड इवनिंग, अनुष्का लाइक, अनुष्का बोल रही है सर हमने लाइक कर दिया, क्या बात है, थैंक यू। चलो आ जाओ, आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्सप्लेन द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा जब एक क्वेश्चन आपके पास आता है एक्सप्लेन करने को बोल के, एक्सप्लेन बोल करके अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब आपको इस टॉपिक के अंदर जितनी बातें आती हैं आप सारी की सारी चीजें यहां पे लिख सकते हो। एक्सप्लेन का मतलब एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके सामने है और आप इसके बारे में जितना कुछ भी जानते हो वो सारी की सारी चीजें आप लोग यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, यस कीर्ति गुड इवनिंग। चलिए, तो बोल रहा है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टर्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है सर, अभी करते हैं। सबसे पहला सवाल, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को ये वाली बात प्रैक्टिकल में भी बहुत डिटेल में समझा रखी है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो एक अप्रोच है कॉस्टिंग की, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक तरीका है जिसमें हम लोग जितना भी माल बनाते हैं उस माल को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू करते हैं। मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, और उस वेरिएंस को हम लोग अपने प्रॉफिट से राइट ऑफ कर देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। रेवती आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। रेवती मेरे हिसाब से तो सब कुछ क्लियर है, बैकग्राउंड स्क्रीन भी क्लियर है। बाकी सब लोग एक बार चेक करके बताओ कि बैकग्राउंड स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रहा है। नहीं बेटा, मैं देख पा रहा हूं यहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की स्टेप्स क्या होती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन एक सेपरेट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट आता है कि सर ये बताओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की स्टेप्स क्या हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो स्टेप्स हैं वो यहां पर आप लोग साथ में लिख देंगे। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की स्टेप्स क्या क्या हो सकती हैं।
सबसे पहला आप जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें सेट करोगे। आपको मालूम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो हमारी पूरी वर्किंग को स्टडी करता है, और पूरी वर्किंग को स्टडी करने के बाद में वो डिसाइड करके बताता है कि एक यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगना चाहिए, वर्कर को कितना टाइम लगना चाहिए, कितना ओवरहेड लगना चाहिए। ये सारी चीजें हमें डिसाइड करके बताता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारे काम करने के तरीकों को एनालाइज करता है, और एनालाइज करके वो ये तय करके बताता है कि एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। और सबसे पहला काम है यही स्टैंडर्ड सेट करना। नंबर 2, स्टैंडर्ड सेट होने के बाद में जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है वो आपको एसर्टेन करना है, मतलब आपको अपना एक्चुअल रिजल्ट देखना है कि आपने इस काम को पूरा करने में एक्चुअली कितने पैसे खर्च कर दिए। नंबर 3, अब आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना है, और आप लोग जानते हो जब आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करोगे तो आपके पास आएगा वेरिएंस। क्या आ जाएगा आपके पास? वेरिएंस। अब जो वेरिएंस आपके पास आया है उस वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करो, मतलब आप उसको स्टडी करो, आप उसका इन डेप्थ एनालिसिस करो कि आखिर ये वेरिएंस अराइज क्यों हुआ है, इसमें वर्कर की गलती है या नहीं है, इसे वर्कर जो है वो अपनी एफिशिएंसी से रिड्यूस कर सकता था, नहीं कर सकता था, तो आपको उसके रीजंस को इन्वेस्टिगेट करना है। एंड लास्ट वन, जो आपने वेरिएंसेस निकाले हैं, अच्छा इन्वेस्टिगेट करने के बाद में आपको करेक्टिव एक्शन भी लेना है, मतलब आपने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वेरिएंस अराइज क्यों हुआ है, अब इस रीजन को आपको दूर करना है ताकि फ्यूचर में दोबारा आपको ये नुकसान न हो। एंड लास्ट वन, जो आपके वेरिएंसेस आपने निकाले हैं उन्हें आपको कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ करना है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन। तो सबसे पहला यार यहां पर आप लोगों को लिखना क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग कि कॉस्टिंग की एक टेक्निक है जिसमें हम लोग अपने द्वारा बनाए गए माल को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू करते हैं, और जो भी हमारा एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, उसे हम लोग कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर देते हैं। पहला तो ये वाली बात। नंबर 2, आपको बताना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की स्टेप्स कितनी होती है, 5। सबसे पहला हम लोग स्टैंडर्ड सेट करेंगे, जो काम कौन करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नंबर 2, हम लोग अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा। नंबर 3, हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों को कंपेयर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा दोनों का डिफरेंस, जिसे हम लोग बोलेंगे वेरिएंस। नंबर 4, हम लोग सारे की सारे वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आखिर ये वेरिएंस अराइज हुआ क्यों है, और हम उसके रीजंस को दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि फ्यूचर में हमें कभी भी दोबारा ये वाला नुकसान ना हो। एंड लास्ट वन इज डिस्पोजिशन ऑफ द वेरिएंसेस। इसका मतलब जो वेरिएंसेस आपने निकाले हैं उन्हें हम लोग कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, यस, ओके गाइस। तो पहला सवाल था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एक्सप्लेन करने के बारे में, वो हमने यहां पे कर दिया है। नंबर 2, अब दूसरा सवाल आता है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप लोग जानते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है पर्पस, ठीक है। वैसे आपको याद होगा ये वाली बात मैं आपको पहले भी कितनी बार समझा चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज दोनों बिल्कुल सेम ही चीज होती है। ऑब्जेक्टिव जो पाना चाहते हो, एडवांटेज जो आपको फायदा मिल रहा है, बात तो एक ही है। खैर, अब यहां पे बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, इसमें मेजरली आपको एक ही बात को बार बार घुमा फिरा करके दिया जाएगा, मतलब एक ही बात रहेगी। और बेसिकली वो बात क्या है कि साहब हम लोग यहाँ पे जब स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा वेस्टेज कहां पर है, हमारी इनएफिशिएंसी कहां पर है, हम करेक्टिव एक्शन ले पाते हैं, हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाते हैं, हम नुकसान के लिए जिम्मेदार आदमी को पकड़ पाते हैं, हम फ्यूचर में होने वाले नुकसानों को रोक पाते हैं। यही सारी बात यहां पर बार बार घुमा फिरा कर बोलेगा। बेसिकली एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करके आप इनएफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करते हो, उनके कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आइडेंटिफाई करते हो, करेक्टिव एक्शन ले पाते हो और फ्यूचर में अपने होने वाले लॉसेस को रोक पाते हो। ये बेसिक बात है जो हम लोग हमेशा से डिस्कस करते आए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, और वही सारी बात घुमा फिराकर एक ही एक बात को यहां पर बोला जाएगा। यस, रोहन ने नहीं रोहन, वो वाले जो ऑफर हैं वो अब नहीं आएंगे क्योंकि बेटा ऑलरेडी वो ऑफर बहुत लंबे टाइम तक चले हैं, तो मेरे हिसाब से अब वो ऑफर दोबारा नहीं आने चाहिए।
ठीक है। वैसे भी बेटा मैंने आपकी जो कॉस्ट है उसे मतलब क्लासेस की जो प्राइस है वो मैंने इतनी कम रख रही है कि दैट इज ऑलमोस्ट फ्री ओनली, ठीक है। यस, बिल्कुल विशाल कटियार ने बहुत मस्त वाली बात बोली है, विशाल कटियार ने बिल्कुल समराइज्ड वे में बात बोल दी, और ये विशाल यही सारी बात यहीं पर बार बार अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो एक बार पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कवर द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ डिविएशन। डिविएशन का मतलब है वेरिएंस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट। This enables the management to remove the causes of inefficiency और change the standard if necessary। अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है, जिसे हम लोग डिविएशन या वेरिएंस बोलते हैं, हमें उसके एग्जैक्ट कॉजेस का पता लग जाएगा, और बेटा कॉजेस का पता लगने के बाद में हम लोग वो कॉजेस को दूर कर देंगे, और कॉजेस को दूर कर देंगे तो फ्यूचर में हमें कभी भी दोबारा ये नुकसान नहीं होगा। नंबर 2 अभी से पढ़ो, टू एसर्टेन एग्जैक्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वेरियस ऑपरेशंस थ्रू कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। जब हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम 80% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 70% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 90% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो हमें अपना एफिशिएंसी लेवल जो है वो पता चल जाएगा। अब बात दोनों एक ही है, वेरिएंस भी क्या बताता है, इनएफिशिएंसी तो बता रहा है, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, इससे हमें एफिशिएंसी लेवल पता लग जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन ऑन दोज एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विच आर नॉट प्रोसीडिंग एज प्लान्ड सो दैट करेक्टिव एक्शन मे बी टेकन प्रॉम्प्टली। जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाओगे और वेरिएंसेस निकालोगे तो वेरिएंसेस को निकालने पर आपको ही पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस का कौन सा हिस्सा प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रहा, जहां पर आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। भाई आप एक बात को बताओ, इनएफिशिएंसी और करेक्टिव एक्शन यही तो चीज है, बार बार एक ही एक बात को बार बार बोल रहे हैं ये लोग, तो आपको ये पता चल जाएगा आपके बिजनेस का कौन सा हिस्सा प्लान्ड वे में काम नहीं कर रहा, जिसमें आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। फोर्थ, मैनेजमेंट कैन सेफली डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट। अब भैया मैनेजमेंट जो है वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का टूल मिल गया है, मतलब हमारे पास उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का तरीका हमारे पास है, तो हम उनसे जिम्मेदारी देंगे और लास्ट में चेक कर लेंगे कि उन्होंने काम ठीक से किया या नहीं किया। बढ़िया काम करेंगे तो इनाम दे देंगे, खराब काम करेंगे तो पनिशमेंट दे देंगे, तो कुल मिलाकर बात हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। वही वाली बात है वापस। नंबर 3, टू डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन आउटपुट ऑन सेल और प्रॉफिट। बेटा इसके अलावा यहां पर हमें यह पता चल जाएगा कि अगर हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, सेल चेंज हो रही है, प्रॉफिट चेंज हो रहा है, तो उसका क्या क्या इफेक्ट है, उसके क्या क्या रीजन है, वो हम लोगों को यहां पर पता चल जाएंगे। घुमा फिराकर सारी की सारी वही बातें कि आगे हमें फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच मिल जाएगी, मतलब हम लोग आगे क्या होने वाला है उसका प्रेडिक्शन हम लोग कर पाएंगे। घुमा फिराकर देखिए तो ये वही वाली बात है कि यार स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करने से हमें डिफरेंसेस का पता लग जाएगा, जिससे हमें इनएफिशिएंसी का पता लग जाएगा, जिससे हम लोग करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर पाएंगे, हम लोग फ्यूचर या फॉरवर्ड लुकिंग एनवायरनमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी वही कनेक्टेड बातें हैं जो आप लोग लिखना चाहो तो एक बार में लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो हमें वेरिएंसेस का पता लगेगा, जिसके रीजंस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और करेक्टिव एक्शन उठाएंगे ताकि वो नुकसान आगे ना हो। नंबर 2, हमें एफिशिएंसी लेवल का पता चलेगा। नंबर 3, हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस का कौन सा पार्ट है जो इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, प्लान्ड वे में काम नहीं कर रहा है। नंबर 4, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का तरीका आ गया है। नंबर 5, हम लोग अपना एफिशिएंसी लेवल मेजर कर पाएंगे। नंबर 6, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉरवर्ड लुकिंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यस, जल्दी से मुझे बताइए बेटा, क्या आप ये सारी बातें बोल सकते हैं? बेसिकली बात सारी एक ही जगह पे घूम रही है, उसी बात को अलग अलग नजरिए से घुमा फिरा करके लिखा जा रहा है, बात एक ही है। यस, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आप लोग लिख सकते हैं, कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। नंबर 2, एफिशिएंसी लेवल निकाल पाएंगे। नंबर 3, हमारे बिजनेस का कौन सा हिस्सा प्लान्ड वे में काम नहीं कर रहा वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट कर पाएंगे, करेक्टिव एक्शंस जो है वो ले पाएंगे, और लास्ट फॉरवर्ड लुकिंग एनवायरनमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो पाएगा। यस, ओके सर, ये सारी की सारी बातें सर हमें याद रहेंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे अभी मैं थोड़ी देर में दोबारा से पूछ लूंगा, ठीक है।
अगला है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो एक बात मैं क्लियरली बताऊं कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कभी आया नहीं है, पिछले 20 साल में तो नहीं आया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये एग्जाम में पिछले 20 साल में आया नहीं है। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एक ऐसा सवाल है जिसको पढ़ करके जाना हमेशा फायदेमंद है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक आम तौर पे मतलब एक किसी भी चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक ऐसी बेसिक चीज है जिसका एग्जाम में आने का चांस हमेशा ब्राइट ही रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि यार इसको पढ़ करके जाना चाहिए। वैसे भी क्या नुकसान है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट और लगने, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। अगर आपने अपने हर एक एम्प्लॉय को बता दिया कि साहब ये वाला जो पेन है ये तुम्हें 100 रुपए के अंदर अंदर बनाना है, तो एम्प्लॉय को आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जब आप बता देते हो और एम्प्लॉय को पता है कि हर साल के अंत में मेरे वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे और उसके बेसिस पर मेरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, ये जब हर एक एम्प्लॉय को पता होगा तो हर एक एम्प्लॉय अपनी एक्चुअल कॉस्ट को इस लिमिट के अंदर अंदर रखने का पूरा प्रयास करेगा। और अल्टीमेटली इससे होगा क्या, हमारी जो कॉस्ट है वो लिमिट के अंदर आ जाएगी, हमारी जो कॉस्ट है वो बजट के अंदर आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट कंट्रोल। तो बेटा अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाते हो तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ बजट। जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाते हो तो जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो बजटिंग डिपार्टमेंट को बताता है कि एक यूनिट बनाने में कितने मटेरियल की आवश्यकता होगी, एक यूनिट बनाने में कितने घंटों के लेबर की आवश्यकता होगी, एक यूनिट बनाने में मशीन के कितने घंटों की वर्किंग की आवश्यकता होगी। ये सारी की सारी जानकारी देता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड डेटा की सहायता से हमारा बजटिंग डिपार्टमेंट क्या बनाता है, बजट। तो अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा रहे हो तो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेटा बजटिंग डिपार्टमेंट को मिलेगा, जिसकी सहायता से बजटिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट बजट जो है वो बना पाएगा। नंबर 3, मोटिवेशन। ऑब्वियस सी बात है यार, जब दौड़ लग रही होती है, जब रैंकिंग चल रही होती है, जब आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होना होता है, जब आपको परफॉर्मेंस के मुताबिक आपको रिवॉर्ड मिलने वाले होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि तुम्हारे एग्जाम कभी नहीं होंगे, बस तुमको पढ़ना है, 3 साल तुमको सीए की तैयारी करनी है, एग्जाम नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम कभी भी उतनी जान लगा करके पढ़ाई नहीं करोगे जितनी तब जान लगा के पढ़ाई करोगे जब तुम्हें पता है कि तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हारे नंबर आएंगे और तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने। तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर स्कोर कार्ड चलता है, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है, वहां पर आपको बेहतर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेशन मिलता ही मिलता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रही है और आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एम्प्लॉइज को बेहतर काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड जो है वो रियलिस्टिक और अटेनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक अटेनेबल होने चाहिए। और एक और बात होती है इक्विटी, बराबरी के होने चाहिए। सर इसका मतलब क्या है बेटा, स्टैंडर्ड रियलिस्टिक होने चाहिए मतलब मान लीजिए मैंने अगर आप लोगों को बोला कि यार तुमको है ना, तुमको रोजाना 18 घंटे पढ़ाई करनी है, तो अब ऑब्वियस ही बात है यार तुम मेरा टारगेट देने के टाइम पर ही तुमको पता है यार 18 घंटे पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें पहले से पता है कि यार ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता, ये अनरियलिस्टिक टारगेट है, तो तुम उसको अचीव करने का प्रयास ही नहीं करोगे। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोला यार तुम्हें कम से कम रोजाना 8 घंटे पढ़ाई करनी है, इट इज अ रियलिस्टिक टारगेट, तो तुमको पता है कि तुम थोड़ी सी कोशिश करोगे तो इस टारगेट को अचीव कर लोगे, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा इसे अचीव करने का। नंबर 2 है अटेनेबल, मतलब वो अचीवेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो अनअचीवेबल हो तो भी वो काम का नहीं है। एंड थर्ड वन इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबके लिए टारगेट बराबर होनी चाहिए। अगर एक जने के लिए टारगेट कम है, एक जने के लिए टारगेट ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर डिससेटिस्फैक्शन अराइज होगा, वहां पे डीमोटिवेशन अराइज होगा, मोटिवेशन अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है मोटिवेशन जो है वो भी आप लोगों को मिलता है। नंबर 3, मिनिमाइजेस वेस्टेज। अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को ये बता दिया कि यार इस यूनिट को बनाने में तुझे 2 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर आपने बता दिया
तो ऑब्वियस सी बात है, अब वो वर्कर पूरी जान लगाएगा और वो काम 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो टाइम वेस्ट करता था वो अब नहीं करेगा। मान लीजिए अगर आपने किसी वर्कर को बता दिया कि ये शर्ट तुझे 2 मीटर कपड़े के अंदर अंदर सिलनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वर्कर उस शर्ट को 2 मीटर कपड़े के अंदर अंदर ही सिलेगा और ऑब्वियस सी बात है वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, तो वर्कर जितना भी वेस्टेज करेगा वो उसके एडवर्स वेरिएंस में काउंट हो जाएगा और उसकी खराब परफॉर्मेंस माना जाएगा। इसके डर से वर्कर कोई एडवर्स वेरिएंस क्रिएट नहीं होने देगा और वर्कर एडवर्स वेरिएंस को रोकने के लिए सारे के सारे वेस्टेजेस को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है बेटा, टुडेज लेक्चर इज द लास्ट लेक्चर मुकेश। यस, ओके। देन कम्स फिक्सेशन ऑफ प्राइस। बेटा आपको मालूम है एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने में हमें टाइम लगता है और सेलिंग प्राइस हमें तुरंत बतानी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके अपनी सेलिंग प्राइस को तय कर लेते हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने का वेट ही नहीं करते हैं। अब जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हमें बता दिया कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है 100 रुपए, तो हम लोग क्या करेंगे 100 रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पर अपनी सेलिंग प्राइस को फिक्स कर देंगे, हम एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने का वेट ही नहीं करते। नंबर 6, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेटा आपको मालूम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग जितना भी माल बनाते हैं उस माल को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे अपने स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम अपने स्टॉक रजिस्टर में जितना भी माल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो आसान हो गया। बेटा जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बराबर, तो हमारा वैल्यूएशन जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो बहुत ईजी हो जाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है अगर आप जितना भी माल बना रहे हो हर एक यूनिट को 100 रुपए पर वैल्यू करके रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसकी वैल्यू भी तो 100 रुपए पर ही होगी। तो अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाते हो तो आप अपने सारे प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पे रिकॉर्ड करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ही बचेगा, तो आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो झंझट था वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। देन कम्स प्रोजेक्शन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप लोग कभी भी अंदाजा लगाना चाहते हो कि यार अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप अपने प्रॉफिट का प्रोजेक्शन करना चाहते हो, एस्टिमेशन लगाना चाहते हो, तो वहां पर भी आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सहायता से अपने प्रॉफिट का प्रोजेक्शन कर सकते हो। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अगर मैंने 10,000 यूनिट बेची तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 12,000 यूनिट बेची तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट का लेवल, प्रॉफिट का प्रोजेक्शन जो है वो भी आप लोग कर पाओगे। तो जल्दी से मुझे बताइए सबसे पहला आपको फायदा क्या होता है, इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। आपने एम्प्लॉइज को बता दिया कि भैया तुम्हारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए की है। अब एम्प्लॉय जो है वो हर कंडीशन में उसको पता है हर साल के एंड पे वेरिएंस निकलेगा जिसके बेसिस पर मेरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी, तो वो 10 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ बजट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जिसके बेसिस पर बजटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा बजट बनाए जाते हैं। नंबर 3 है मोटिवेशन। जब आपका स्कोर कार्ड चल रहा होता है और आपको पता होता है कि आपकी परफॉर्मेंस हर साल के एंड पर इवैल्यूएट होगी, तो ये आपको बेहतर काम करने के लिए मोटिवेशन देता है। लेकिन मेन बात यह है कि जो भी स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हो वो अचीवेबल, वो अटेनेबल होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए और सबके लिए जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। देन कम्स मिनिमाइजेस वेस्टेज। ऑब्वियस सी बात है हर एक व्यक्ति को ये पता है कि उसे अपना काम कितनी कॉस्ट में पूरा करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वेस्टेज को मिनिमाइज करने का प्रयास अपने आप करेगा ही करेगा। देन कम्स फिक्सेशन ऑफ प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर अपनी सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। देन कम्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग जितना भी माल बनाते हैं उसे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मेरे स्टॉक रजिस्टर के अंदर हर एक प्रोडक्शन 100 रुपए पर वैल्यूड है, रोज का प्रोडक्शन 100 रुपए पर यूनिट पर वैल्यूड है, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक भी 100 रुपए पे ही वैल्यू होकर के निकलेगा। तो जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हम लोगों को फीफो लीफो वेटेड एवरेज लगाना पड़ता था वो काम हमें नहीं लगाना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज प्रोजेक्शन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप लोग ये अंदाजा लगाना चाहते हो कि आने वाले वर्ष में हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो प्रॉफिट के प्रोजेक्शन के लिए भी आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज कर सकते हैं। यस, जल्दी से मुझे बताइए बेटा, पॉइंट समझ में आ गए हैं? यस, जल्दी से मुझे बताओ क्या आप लोग इनमें से 5 पॉइंट लिख सकते हो क्या? यस गाइस, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या यहां पर आप लोग 5 पॉइंट लिख सकते हो क्या? यस, स्टैंडर्ड इज बेस्ट टूल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। क्या बात है, मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया। यस, ओके,
सबसे पहली लिमिटेशन डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोगों को लगता है यार स्टैंडर्ड सेट करना बहुत इजी काम है, स्टैंडर्ड सेट करना बहुत 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 मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट्री के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, वैसे 10 लोग मैंने कम बोला है, फैक्ट्री के अंदर मान लो 1000 लोग काम कर रहे हैं, किसी आदमी को काम करने में 2 घंटा 1 मिनट लगेगा, किसी को 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे 5 मिनट लगेंगे, किसी को 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे 8 मिनट लगेंगे, किसी को 1 घंटा 50 मिनट लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारी फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले हर एक वर्कर का एफिशिएंसी लेवल, मतलब काम करने की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। और ऑब्वियस ही बात है, ऐसी कंडीशन में स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या रखें ये तय करना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, वर्णन मजा आ गया यार, वर्णन ने एकदम शॉर्ट में पूरी बात लिख दी है। कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, बजट बनाने में हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है वर्कर को, पर स्टैंडर्ड रियलिस्टिक होने चाहिए, इससे वेस्टेज रिड्यूस होता है, प्राइस फिक्स करना इजी होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन इजी हो जाता है और फ्यूचर प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करना भी इजी हो जाता है। वर्णन वेरी नाइस, तुमने एकदम शॉर्ट में सारी की सारी बातें लिख दी है, वेरी नाइस। अब सबसे पहली लिमिटेशन, सबसे पहली प्रॉब्लम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है उसे कैलकुलेट करने का जो काम है वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, फैक्ट्री में काम करने वाले हर एक वर्कर का तरीका अलग होगा, हर एक वर्कर की एफिशिएंसी लेवल अलग होगा, हर एक वर्कर की स्पीड अलग होगी, तो आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट तय कैसे करोगे? नंबर 2, दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट तय कर दी, लेकिन मार्केट में कंडीशन बदल गई। आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट तय कर दी, लेकिन आपकी मार्केट में कंडीशन बदल गई, तो जो आपका स्टैंडर्ड है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, स्टैंडर्ड बेकार हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बच्चे बोलते हैं सर इसका कोई एग्जाम्पल दो, इसका कोई एग्जाम्पल दो। रोहित बोल रहे हैं सर का लेक्चर अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ओके ठीक है, यस चलो अब जरा मेरी इस बात को सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत जोरदार एग्जांपल देने वाला हूं। तुम्हें याद है मटेरियल प्राइस वेरिएंस? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। याद है सबको? याद है ना सबको फॉर्मूला? यस। अब जरा सोचो कि मैंने स्टैंडर्ड प्राइस तय कर दी 10 रुपए, एक्चुअल प्राइस है 13 रुपए, और मैंने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की 1000 यूनिट। तो आप में से कोई भी जना मुझे बता सकता है कि मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो कितना है? 3000 एडवर्स। मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 3000 एडवर्स, ये मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। नाउ लेट्स थिंक, मैंने जिस टाइम पे स्टैंडर्ड प्राइस तय की थी, मेरा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसने जिस टाइम पर स्टैंडर्ड प्राइस तय की थी उस टाइम पर मार्केट के अंदर नॉर्मल प्राइस लेवल 10 रुपए ही चल रहा था। लेकिन आप एक बात मुझे बताओ कि क्या मार्केट के अंदर जो प्राइस लेवल है वो सेम ही रहता है क्या? अब ये प्राइस लेवल इन्होंने तय कर दिया 1 अप्रैल को, ठीक है, मैं रॉ मटेरियल खरीदने गया 10 अप्रैल को। अब हो सकता है कि 10 अप्रैल के रोज बाजार में जो प्राइस है वो नॉर्मल प्राइस लेवल चल रहा हो 15 रुपए का। अरे भाई, मार्केट में प्राइस का लेवल तो बार बार फ्लक्चुएट होता ना। अब आपने जब स्टैंडर्ड तय किया तो आपने स्टैंडर्ड प्राइस तय करते टाइम आपने देखा मार्केट में नॉर्मल प्राइस क्या चल रही है। अब मार्केट में नॉर्मल प्राइस उस दिन जिस दिन आपने स्टैंडर्ड सेट किया उस दिन 10 रुपए चल रही थी, लेकिन आज बाजार के अंदर 15 रुपए की मार्केट प्राइस चल रही है और 15 रुपए से कम में रॉ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन मेरा जो परचेज मैनेजर है वो बार्गेनिंग करके 13 रुपए के अंदर रॉ मटेरियल खरीद के लेकर के आया है। अब देखा जाए तो यहां पर मेरे परचेज मैनेजर ने 2 रुपया बचाया है, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है मेरे परचेज मैनेजर ने 3 रुपए का नुकसान किया है। अब ये बताओ कि अगर मेरे परचेज मैनेजर की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है परचेज मैनेजर ने 3000 का नुकसान किया है, लेकिन रियलिस्टिक कंडीशन देखी जाए तो आज 10 तारीख को जब परचेज मैनेजर बाजार में रॉ मटेरियल खरीदने गया तो पूरे बाजार में कोई भी जना 15 रुपए से कम में माल देने को तैयार नहीं है, लेकिन यह बेचारा बार्गेनिंग करके 13 रुपए में माल खरीद के लाया। तो इसने तो ऑर्गेनाइजेशन के 2 रुपए और 1000 यूनिट पे देखे तो 2000 रुपए इसने बचाए हैं, पर आप तो बोल रहे हो 3000 का नुकसान कर दिया। इसका मतलब समझो, जो आपके स्टैंडर्ड हैं वो जिन कंडीशंस को ध्यान में रख करके तय किए गए हैं, हो सकता है एक्चुअल कंडीशन वो निकले ही ना।
आपने स्टैंडर्ड प्राइस तय कर दी 10 रुपए, पता चले एक्चुअल मार्केट में 10 रुपए की प्राइस है ही नहीं, एक्चुअल मार्केट में तो नॉर्मल प्राइस ही 15 रुपए की है, तो आपके जो स्टैंडर्ड है वो बेकार हो जाते हैं, या फिर आपको अपने स्टैंडर्ड बार बार चेंज करने पड़ेंगे जल्दी जल्दी, एंड दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहली प्रॉब्लम तो आती है कि स्टैंडर्ड को तय करना ही मुश्किल है। नंबर 2, अगर आपने स्टैंडर्ड को तय कर लिया तो दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आपने जिस कंडीशन के मुताबिक स्टैंडर्ड तय किया है, हो सकता है एक्चुअल कंडीशन उससे बिल्कुल डिफरेंट हो, और आपको इसकी वजह से स्टैंडर्ड्स को बार बार चेंज करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। नंबर 3, यही वाला रिक्वायरमेंट ऑफ रिविजन। मार्केट कंडीशंस बहुत तेजी से बदल रही हैं, और मार्केट कंडीशन बहुत तेजी से बदल रही है, और आप चाहते हो कि आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए रेलेवेंट रहे, तो आपको अपने स्टैंडर्ड को बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 4, फ्रीक्वेंट रिवीजन, मतलब वही वाली जो बात है, वही वाला पॉइंट यहां पर दोबारा से है। नंबर 5 आता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग बेसिस ऑफ फॉर स्टैंडर्ड। अब यहां पर जो आप स्टैंडर्ड तय करोगे उसमें एम्प्लॉइज हमेशा डिस्प्यूट करेंगे। जैसे आपने स्टैंडर्ड तय कर दिया कि 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे का टाइम लगना चाहिए, या आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब एम्प्लॉय जो है वो आकर के यहां पर झगड़ा करना शुरू कर देंगे। एम्प्लॉइज बोलेंगे नहीं साहब, हमारा जो माल है वो 2 घंटे 10 मिनट से कम में बन ही नहीं सकता। तो जो एम्प्लॉइज हैं वो इस बात में झगड़ा करने लगेंगे, वो बोलेंगे साहब 1 यूनिट बनाने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 2 घंटे 10 मिनट का होना चाहिए, 2 घंटे का नहीं होना चाहिए। आप 2 घंटा 10 मिनट रख दोगे तो कुछ वर्कर आएंगे जो बोलेंगे कि नहीं साहब 1 यूनिट बनाने का नॉर्मल टाइम 2 घंटा 20 मिनट होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया है बेटा उसके ऊपर डिस्प्यूट जो है वो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोलेबिलिटी इज डिफिकल्ट। अब मान लीजिए आपने वेरिएंसेस निकाले, निकाल लिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस ये जो वेरिएंस अराइज हुआ है इसके लिए हमारा एम्प्लॉय जिम्मेदार है या नहीं है। ये जो वेरिएंस अराइज हुआ है इसके लिए एम्प्लॉय जिम्मेदार है या नहीं है। अब मान लीजिए अगर आपका वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल आ गया, एडवर्स आ गया, तो आप तो क्या करोगे, एम्प्लॉय जो है उसको डांट लगाने लग जाओगे। जो भी आपका एम्प्लॉय है आप उसे पनिशमेंट देने लग जाओगे, और बेचारा एम्प्लॉय बोलेगा सर इस वेरिएंस में मेरी कोई गलती नहीं है, मार्केट कंडीशन में चेंजेस होने की वजह से ये नुकसान हो रहा है, मेरी गलती की वजह से ये नुकसान नहीं हो रहा। तो एम्प्लॉय हमेशा बोलेगा कि साहब ये मेरी गलती की वजह से नहीं हो रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ये बोलेगा नहीं तुम्हारी गलती की वजह से नुकसान हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, वेरिएंस कंट्रोलेबल था या नहीं था, ये जो है ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट रह जाता है। ठीक है। एंड लास्ट वन, एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल फर्म्स। बेटा जो भी स्मॉल फर्म्स है उनमें कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं होता, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का टाइम बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत हाई लेवल जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा ये वाला काम किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत बड़े और टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियर्स के द्वारा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का काम किया जाता है, तो ये काफी महंगा पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है, और इस वजह से बेटा छोटी फर्मों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? यस गाइस, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है। सबसे पहला, स्टैंडर्ड को सेट करना ही मुश्किल है। नंबर 2, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया वो जिन कंडीशंस को ध्यान में रख के किया, हो सकता है एक्चुअल वो कंडीशन ही ना हो। जैसे अभी के लिए देख लो ना कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा इस साल कि आपका नॉर्मल वर्किंग कैसी होनी चाहिए, लेकिन अभी देश में क्या फैला हुआ है, कोरोना। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो वो मार्केट की कंडीशन के लिहाज से ठीक ही नहीं है, वो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही नहीं है। तो आपने स्टैंडर्ड जिस टाइम पे, मतलब जो कंडीशन सोच करके आपने स्टैंडर्ड सेट किया और एक्चुअल मार्केट कंडीशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपके जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। नंबर 3, मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, मार्केट में प्राइसेस के लेवल इतने तेजी से चेंज होते हैं, रॉ मटेरियल इतने तेजी से चेंज हो रहा है, मशीनें इतनी तेजी से चेंज हो रही है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि आप जब स्टैंडर्ड सेट करके बैठोगे उसके कुछ ही दिनों के अंदर आपके जो स्टैंडर्ड है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, और आपको उन्हें तुरंत रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप स्टैंडर्ड सेट करोगे और आप लोग स्टैंडर्ड सेट करके वर्किंग शुरू करोगे, तब तक चेंजेस आ जाएंगे, आपको फिर दोबारा स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। देन जो भी आप लोग स्टैंडर्ड सेट करोगे, एम्प्लॉइज के साथ में हमेशा उस बारे में डिस्प्यूट रहेगा, एम्प्लॉय को हमेशा लगेगा कि आपने उसके लिए टाइट टारगेट सेट कर दिए हैं,
टाइट स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जिसे अचीव करने में उसे बहुत परेशानी आने वाली है। देन कम्स जो वेरिएंस आया है उसमें कंट्रोलेबिलिटी की फाइट होती है। जो एम्प्लॉई है वो बोलेगा कि खराब परफॉर्मेंस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं क्योंकि ये फैक्टर मेरे कंट्रोल में नहीं था, और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बोलेगा कि नहीं, इस एडवर्स वेरिएंस के लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम कंट्रोल कर सकते थे, तुम रोक सकते थे। तो कंट्रोलेबिलिटी के पॉइंट पर यहां पर काफी ज्यादा झगड़ा होता है। देन एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल फर्म्स, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड सेट करने का काम है वो टॉप क्लास टेक्निकली ट्रेन्ड इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है, और ऑब्वियस सी बात है स्मॉल फर्म इतने क्वालिफाइड इंजीनियर्स को हायर नहीं कर सकती, उतनी ज्यादा सैलरी उनको पे नहीं कर सकती है। दैट्स इट, बात खत्म। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये सारी की सारी लिमिटेशंस आपके दिमाग में बैठ गई हैं? सबसे पहला, स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल है। जिन मार्केट कंडीशंस को ध्यान में, जिन इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखकर आपने स्टैंडर्ड सेट किया वही बदल गई। नंबर 3, आप लोग जो मार्केट कंडीशंस है वो बदल जाती हैं, रॉ मटेरियल बदल जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस बदल जाती है, मशीनें बदल जाती है, वर्कर बदल जाते हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस बदल जाती है। इतने सारे चेंजेस इतनी रैपिडली होते हैं कि आपको बार बार स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ता है और आपके स्टैंडर्ड लगातार ऑब्सोलीट होते चले जाते हैं। नंबर 4, जो भी स्टैंडर्ड सेट कर लो आपका एम्प्लॉय के साथ में डिस्प्यूट होना ही है। नंबर 5, जो वेरिएंसेस आता है उसपे कंट्रोलेबिलिटी की फाइट होगी। और नंबर 6, स्मॉल फर्म्स के लिए आप लोगों को यह तरीका बहुत महंगा पड़ेगा और स्मॉल फर्म्स इस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकती। जल्दी से मुझे बताइए बेटा, क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई है? यस, जल्दी 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 मुझे बताइए बेटा, क्या आप लोग ये वाले सारे के सारे पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं? जल्दी से मुझे बताइए। कोई भी जना क्या मुझे समराइज्ड वे में लिखकर बता सकता है? यस गाइस, आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तो मैं यहां पर दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों का वेट कर रहा हूं। जल्दी से कोई मुझे समरी वे में लिख करके बता दो, समराइज्ड वे में लिख करके बता दो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला स्टैंडर्ड सेट करना ही मुश्किल है। नंबर 2, मार्केट कंडीशन जिनको ध्यान में रख करके आपने बनाया वही बदल जाएगी। नंबर 3, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। नंबर 4, एम्प्लॉय के साथ में स्टैंडर्ड को लेकर हमेशा ही झगड़ा होगा, एम्प्लॉय को लगेगा आपने टाइट स्टैंडर्ड सेट किया है। नंबर 5, कंट्रोलेबिलिटी का झगड़ा। नंबर 6, स्मॉल फर्म्स इसे फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि बहुत महंगा है। यस, चलो अब कोई यहां पे, सब लोग मुझे पता है आप लोग समरी लिख रहे हो और टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की समरी का। लेकिन तब तक मैं शुरू करता हूं अगला सवाल और इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार आया हुआ है रिसेंटली, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टार लगा लो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ वेरिएंसेस दैट अराइज इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कितनी तरह के वेरिएंसेस फाइंड आउट किए जाते हैं वो बताओ। अब मैंने बोला ध्यान से देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में 2 वेरिएंसेस होते थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी एक तरीके से 2 ही वेरिएंस होते थे, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वैसे आइडल टाइम वेरिएंस भी होता था, बट ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में भी 2 वेरिएंसेस होते थे, एक एक्सपेंडिचर और दूसरा एफिशिएंसी। और याद करो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में भी 2 वेरिएंसेस होते थे, एक होता था एक्सपेंडिचर और दूसरा होता था वॉल्यूम। अब जरा ध्यान से देखो, सारे वेरिएंसेस में एक कैटेगरी है जो प्राइस का वेरिएंस निकाल रही है, एक कैटेगरी है जो प्राइस या एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ले रही है, सही बात है। दूसरी कैटेगरी आपकी एफिशिएंसी को मेजर कर रही है कि आपने कितना टाइम या कितना मटेरियल वेस्ट किया, उसे कैलकुलेट कर रही है, ठीक है। प्राइस वाली पे मैं लिख देता हूं 1 1 1 1, एफिशिएंसी वाली पर मैंने डाल दिया 2 2 2। और तीसरे तरह का वेरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में, जो कि किस पर आधारित है? वॉल्यूम पर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 3 ही तरह के वेरिएंसेस कैलकुलेट होते हैं, एक प्राइस का डिफरेंस, एक एफिशिएंसी और तीसरा वॉल्यूम, ठीक है। देखो 3 अलग अलग ग्रुप क्या हैं? वेरिएंसेस ऑफ एफिशिएंसी, वेरिएंसेस ऑफ प्राइसेस एंड रेट्स, वेरिएंसेस ड्यू टू वॉल्यूम, ठीक है। तो बेटा हमारे जो वेरिएंसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग जो वेरिएंसेस निकालते हैं, ये 3 ग्रुप होते हैं।
एक एफिशिएंसी मेजर करने वाले वेरिएंसेस की हमने टाइम या मटेरियल कहां वेस्ट किया, दूसरा रेट का डिफरेंस मेजर करने वाले वेरिएंसेस जो हमें बताते हैं कि हमने स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा प्राइस कितनी पे की है, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम बेस्ड वेरिएंसेस। और ध्यान रखना वॉल्यूम बेस्ड वेरिएंस सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड में होता है, बाकियों में नहीं होता, ठीक है। यस, वर्णन ने दोबारा से वर्णन ने यहां पे समरी लिख दी है और बढ़िया, मजा आ गया, क्या बात है, बिल्कुल 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 वर्णन तुमने एकदम परफेक्ट आंसर लिखा है। चलो आइए गाइस बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर, और आखिरी सवाल जो मैं आप लोगों के साथ में लेने वाला हूं वो है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट एन एंड टू इटसेल्फ बट मीन्स टू एन एंड। अब यहां पर आता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस कैलकुलेट करना एंड नहीं है बल्कि स्टार्टिंग है। बिल्कुल सही लिखा है यहां पे, मैं आपको बताता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब हम लोग वेरिएंसेस निकालते हैं, गाइस प्लीज सुनो, सवाल है कि आपको एक्सप्लेन करना है, आपको डिस्कस करना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस कैलकुलेट करना एंड नहीं है बल्कि ये मीन्स टू एंड है, मतलब ये एंड तक पहुंचने का मीडियम है, मीन्स है। मैंने बोला हां ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। जरा समझो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले आप वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हो, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के बाद में आप इसके रीजंस क्या थे, ये वेरिएंस क्यों अराइज हुआ, इसके रीजंस को आप एनालाइज करते हो। ये वेरिएंस क्यों अराइज हुआ, इसके रीजंस को आप एनालाइज करते हो, ढूंढते हो कि आखिर ये वेरिएंस अराइज क्यों हुआ है। जब आपको रीजंस मिल जाते हैं तो आप देखते हो ये वेरिएंस किसी कंट्रोलेबल रीजन की वजह से अराइज हुआ है या अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से अराइज हुआ है। अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से अराइज हुआ है। अगर ये अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से अराइज हुआ है तो आप इसमें दिमाग नहीं लगाओगे, लेकिन अगर कंट्रोलेबल रीजन की वजह से अराइज हुआ है तो हम यहां पे करेक्टिव एक्शन लेंगे, और करेक्टिव एक्शन लेकर हम इंश्योर करेंगे कि ये नुकसान दोबारा ना हो, हम ये वेरिएंस दोबारा अराइज ना हो, इसे हम लोग इंश्योर करेंगे। तो दरअसल बेटा हमें इस वेरिएंस की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को दोबारा पैदा होने से रोकना है। तो हमारा एंड ये है, ये नहीं है, मतलब वेरिएंस को कैलकुलेट करना हमारा एंड नहीं है बल्कि करेक्टिव एक्शन लेना ताकि ये वेरिएंस दोबारा अराइज ना हो, ये हमारा एंड है। और यहां तक पहुंचने का ये सिर्फ एक मीन है, ये एक रास्ता है। बेटा आप मुझे जल्दी से बताइए, पॉइंट समझ में आ रहा है? बेटा क्वेश्चन है वेरिएंसेस कैलकुलेट करना एंड नहीं है बल्कि एंड तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक्सप्लेन करो। और मैंने यहां पर आपको पूरी बात एक्सप्लेन की कि वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद काम खत्म नहीं होता बल्कि काम शुरू होता है। वेरिएंसेस आने के बाद में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये वेरिएंस अराइज क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेदार आदमी कौन है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं यार ये कंट्रोलेबल रीजन की वजह से हुआ या अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से हुआ। अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से हुआ, बात खत्म। कंट्रोलेबल रीजन की वजह से हुआ तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यार इसके लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है और हम क्या कदम उठाएं कि ये नुकसान हमें दोबारा ना हो, एंड वी टेक करेक्टिव एक्शन फॉर दैट। ठीक है, तो भैया पहुंचना यहां पर है, ये तो स्टार्टिंग है। ठीक है, चलो। The crux of standard costing lies in variance analysis. Standard costing is the technique whereby standard costs are predetermined and subsequently compared with the recorded actual cost. It is a technique of cost ascertainment and cost control. It establishes predetermined estimates of cost of product and services based on management standards of efficient operation. It thus lays emphasis on what the cost should be. These should be costs are compared with the actual cost. The difference between standard and actual cost of actual output is defined as variance. अब देखो सबसे पहली बात, यहां पर इन्होंने कितनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। यहां पर इन्होंने सिंपल जो काम किया है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग इन्होंने समझाया है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग इन्होंने कितना कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया। सिंपल सी बात लिखनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड कॉस्ट ये बताती है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फुल एफिशिएंसी के साथ में काम होता तो इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। और हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करने पर हमें वेरिएंसेस का पता चलता है, और वेरिएंसेस जो हैं उनका एनालिसिस करना हमारा मेन पर्पस है। नंबर 2, variance in other words is the difference between actual performance and standard performance. The calculation of variances are simple. A variance may be favorable or unfavorable. If actual cost is less than standard, the variance is favorable. If actual cost is more than standard, then variance is unfavorable. They are easily expressible and do not provide any detailed analysis to enable management to exercise control over them. It is not enough to know the figures of variances from month to month. In fact, we are required to trace the origin and causes of the occurrence and taking remedial steps to eliminate them. समझ में आ गई ये वाली बात जो मैंने बोली। अब यहां पर इन्होंने वेरिएंसेस को समझाया कि वेरिएंसेस फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट अगर ज्यादा है तो अनफेवरेबल है, एक्चुअल कॉस्ट कम है तो ये फेवरेबल है, ठीक है। अब हम लोग जब वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंसेस के अमाउंट से हमें पता नहीं लगता कि हमारी गलती कहां पर हुई। वेरिएंसेस के रीजंस को एनालाइज करा जाता है कि आखिर ये क्यों अराइज हुआ, उसके रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, तभी हमें इसका फायदा मिलता है। बट बेसिकली ये वही वाली बात है कि वेरिएंसेस फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। वेरिएंस के अमाउंट से कुछ भी पता नहीं लगता, वेरिएंस के रीजंस को आइडेंटिफाई करने से हमें बेनिफिट होता है। अब देखो, ये आ गई तीसरी बात जो मैंने अभी आपको समझाई। सबसे पहला वेरिएंस का अमाउंट हम लोग निकालते हैं, उसके बाद में उसके फैक्टर्स या कॉजेस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वेरिएंस क्यों अराइज हुआ। नंबर 3, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सा एग्जीक्यूटिव है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से ये वेरिएंस अराइज हुआ है, ठीक। एंड लास्ट, करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि हमें क्या एक्शन लें कि दोबारा ये वेरिएंस अराइज ना हो, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पहुंचना कहां पर है, यहां पर, और शुरुआत कहां से होती है, वेरिएंस कैलकुलेट करने से। तो यही तो वाली बात है कि सिर्फ वेरिएंस को कैलकुलेट करना एंड नहीं है, बल्कि वो तो स्टार्टिंग है। एंड तो करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि वो वेरिएंस दोबारा अराइज ना हो, ठीक है। गाइस जल्दी से मुझे बताइए कि जो बात मैंने आपको समझाई वो बात समझ में आ गई। 3 पॉइंट पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब लिख दो, वेरिएंसेस फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, और उनके रीजंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ये वाली बात लिख दो। नंबर 3, अपना प्रोसेस लिख दो, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद में हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि वो रिपीट ना हो। तो बेसिकली हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है कि वेरिएंस कैलकुलेट करना स्टार्टिंग है, एंड नहीं है, ठीक है। गाइस जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप लोग ये आंसर अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं? यस, चलो जल्दी मुझे बताओ कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं? यस, चलो, हाँ जी, चलिए। अब मैं यहां पे देख रहा हूं 5:48 हो गए, लेकिन भैया आज अपने को, ये लास्ट लेक्चर है, आज अपने को थियरी पूरी कंप्लीट करनी है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग जरा सा है, इसे फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये 2 नंबर का ही आ सकता है, ठीक है। जबकि हमारे एग्जाम के अंदर थियरी वाले क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं, तो इसके आने का चांस कम है, पर फिर भी सुन लो बेटा। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये रुपी वाली लाइन है, ये यूनिट्स वाली लाइन है, ठीक है। ये हमारी ये जो है ये हमारी कॉस्ट वाली लाइन है, ठीक है, और सॉरी ये हमारी कॉस्ट वाली लाइन है, टोटल कॉस्ट, और ये हमारी सेल वाली लाइन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जिस एंगल पे आपका सेल वाली लाइन आपकी टोटल कॉस्ट वाली लाइन को कट कर रही है, इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप लोग बोलेंगे जिस एंगल पर हमारी सेल वाली लाइन हमारी टोटल कॉस्ट वाली लाइन को कट करती है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ऑब्वियस ही बात है
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही ज्यादा होगा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही ज्यादा होगा। सेल के अंदर बदलाव होने पर प्रॉफिट के अंदर जो बदलाव होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो लीजिए बेटा, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेल लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन एट द ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल्ड, बेटा जहां पर हमारी सेल और टोटल कॉस्ट बराबर हो गई, दैट इज व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा इस ब्रेक इवन पॉइंट पर जो सेल और टोटल कॉस्ट के कट करने का एंगल है, उस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ध्यान से देखो, दिस एंगल शोज द रेट एट विच प्रॉफिट्स आर बीइंग अर्न्ड वंस द ब्रेक इवन पॉइंट हैज बीन रीच्ड। द वाइडर द एंगल द ग्रेटर इज द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये देख लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। नंबर 2, डिस्कस बेसिक अजम्पशंस ऑफ सीवीपी एनालिसिस। जब आप लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हो, सीवीपी एनालिसिस करते हो, मतलब जब आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालते टाइम आपने कर दिया फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोले तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आप लोग जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हो तो आप लोग फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका, इस सीवीपी एनालिसिस के पीछे अजम्पशन क्या क्या है। तो सबसे पहली अजम्पशन, लेवल ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट अराइज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला बेटा आप लोग ये मान के चलोगे कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, और वो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज हो सकती है और दूसरे रीजंस की वजह से चेंज नहीं होती है। एक बात मुझे बताओ कि क्या सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज होती है? मेरा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस और हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फंक्शन से चेंज होती है। एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं 1000 यूनिट की जगह 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मार्केट में रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई तो ऑब्वियस ही बात है रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर मान लीजिए मार्केट में लेबर की सप्लाई कम हो गई और लेबर की डिमांड बढ़ गई तो लेबर की वेज रेट जो है वो बढ़ जाएंगी। अगर मार्केट में बिजली की, पावर की डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई तो बिजली की रेटें बढ़ जाएंगी, और ऑब्वियस ही बात है इसकी वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो सकती है और आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी चेंज हो सकती है। लेकिन जब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग सीवीपी एनालिसिस करते हैं, तो हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि भैया सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट है और ये सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज हो सकती है और किसी वजह से चेंज नहीं हो सकती है। नंबर 2, हमारी टोटल कॉस्ट में 2 हिस्से होंगे, एक वेरिएबल और फिक्स्ड। हमारी टोटल कॉस्ट में 2 हिस्से होंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है। नंबर 3, graphically the behavior of total revenue and total cost are linear in relation to the output level with relevant range। अब ये कह रहा है कि सब आपका जो आपका जब आप लोग ग्राफिकली एनालाइज करोगे, जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर जब आप ये ब्रेक इवन वाला चार्ट बनाओगे तो ध्यान रखना आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है और आपकी सेल में जो चेंज आ रहा है यूनिट्स के साथ में, वो लीनियर इक्वेशन फॉलो करेगा। मतलब वो पर यूनिट चेंज होता हुआ चलेगा। मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है वो हमेशा सेम होता रहेगा, आपकी सेल में जो चेंज होता रहेगा वो हर यूनिट के साथ में सेम होता रहेगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है हर यूनिट के साथ में बराबर बदलाव होना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट मान लो 70 रुपए की है, मैं 1 यूनिट बेचूंगा तो सेल 70 होगी, 2 बेचूंगा तो 140 होगी, 3 बेचूंगा तो 210 होगी। दैट मींस मेरी सेल्स का नंबर ऑफ यूनिट के साथ में लीनियर रिलेशनशिप चल रहा है। मतलब जैसे जिस रेशो में यूनिट चेंज होता जा रहा है उसी रेशो में मेरी सेल चेंज होती जा रही है। दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, यस। और क्या? देन कम सेलिंग प्राइस। हमारी सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है। ठीक है। नंबर 5, ऑल रेवेन्यू कॉस्ट कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड
विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटा हमारी जो कॉस्ट, हमारी जितनी भी रेवेन्यूज हैं, जितनी भी हमारी कॉस्ट है और जितनी भी हमारी कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो, हम उनको सबको ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किए, मतलब बिना प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर किए। आप एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग लगाते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग लगाते टाइम हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये वो वाली बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात बेटा, यहां पर सीवीपी एनालिसिस अगर आप लोग करते हो तो सीवीपी एनालिसिस के पीछे की अजम्पशंस क्या हैं वो यहां पर आप लोगों को ये याद करनी है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज याद कर लेना, ठीक है। खैर, तीसरा सवाल आता है मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन कहां कहां पर आती है, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग को हम कहां कहां पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहला प्राइसिंग पॉलिसी। बेटा आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जब सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं तो सेलिंग प्राइस फिक्स करते टाइम हम लोग अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ करके हम लोग अपनी सेलिंग प्राइस को तय करते हैं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब सेलिंग प्राइस को तय करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग करते हैं टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। हम टोटल कॉस्ट में अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़कर, अपना मनचाहा प्रॉफिट जोड़कर अपनी सेलिंग प्राइस को तय करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट में डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन को जोड़कर हम अपनी सेलिंग प्राइस तय करते हैं। तो बेटा हम लोग अपनी वेरिएबल कॉस्ट में डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन को जोड़कर भी अपनी सेलिंग प्राइस तय करते हैं। इसका मतलब अगर आप ये वाला तरीका लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला तरीका अगर आप लगा रहे हो इसका मतलब आप मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हो प्राइसिंग डिसीजन के लिए, ठीक है। देन कम्स डिसीजन मेकिंग। आपको याद होगा हम लोग बहुत सारे तरह के बिजनेस में डिसीजन लेते हैं। जैसे एक डिसीजन हो गया शटडाउन पॉइंट, मतलब अपने को बिजनेस के अंदर रिसेशन चल रहा है, अपने को बिजनेस कब बंद कर देना चाहिए टेम्परेरीली, दैट इज कॉल्ड शटडाउन पॉइंट। तो शटडाउन पॉइंट किसके बेसिस पे निकालते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर। इसके अलावा बहुत सारे डिसीजन होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को 4 प्रोडक्ट हैं ए बी सी डी, लेकिन मेरे पास में जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल मेरे पास लिमिटेड है और मैं चारों प्रोडक्ट नहीं बना सकता, मैं 4 में से 3 ही प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो इन चारों में से मैं कौन से 3 प्रोडक्ट बनाऊं, यह डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जाता है? मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर लिया जाता है। मान लीजिए मेरे पास में स्पेयर कैपेसिटी है, मेरे पास में स्पेयर कैपेसिटी है, तो मैं अपनी स्पेयर कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज करूं, मैं बाहर वालों को कितनी प्राइस के अंदर अपनी स्पेयर कैपेसिटी किराए पे दे सकता हूं, ये सारे के सारे डिसीजन किसके बेसिस पर लिए जाते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर। वैसे जब आप लोग सीए फाइनल में आओगे तो सीए फाइनल में आप ये सारी चीजें, ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो आप लोग खुद पढ़ोगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको याद है हम लोग जब जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में आपको याद होगा हम लोग एक डिसीजन लेते थे, फर्दर प्रोसेस करें या नहीं करें, फर्दर प्रोसेस करें या नहीं करें। तो बेटा वो जो फर्दर प्रोसेस करें या नहीं करें का डिसीजन आप ले रहे हो वो भी आपका मार्जिनल कॉस्टिंग पर ही आधारित होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि हम लोग अपने बिजनेस में जो भी डिसीजन लेते हैं वो सारे के सारे डिसीजन किस पर आधारित हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग पर। देन एसर्टेनिंग रियलिस्टिक प्रॉफिट। बेटा आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रियल प्रोडक्शन कॉस्ट है और जो फिक्स कॉस्ट है वो पीरियड कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट क्योंकि पीरियड की कॉस्ट है उसे उसी पीरियड में राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो रियलिस्टिक प्रॉफिट नहीं होता, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट निकल करके आता है वही रियलिस्टिक प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को ही रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मानते हैं, फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट मानते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं मानते, और उसे सेम पीरियड के अंदर राइट ऑफ कर दिया जाता है जिस पीरियड में वो अराइज होती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ही प्रोडक्शन कॉस्ट माना जाता है, विच इज वेरी लॉजिकल, और फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है, पीरियड से रिलेटेड कॉस्ट माना जाता है, और उसे सेम पीरियड के अंदर राइट ऑफ कर दिया जाता है प्रॉफिट से। तो बेटा ये रियलिस्टिक प्रॉफिट कैलकुलेट करके देती है, ऐसा माना जाता है। देन कम्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन लेवल। बेटा अगर आप लोगों को यह पता करना है कि 11 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट बेचने होंगे, 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट बेचने होंगे, ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट बेचने होंगे, तो ये सारा का सारा काम आप किसकी सहायता से करते हो? मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से करते हो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको प्रोडक्शन लेवल का पता लगता है। तो सिंपल सी बात,
सेलिंग प्राइस तय करने में हेल्प करती है। नंबर 2, जितने भी आपको डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लेने में आपको मदद करती है, रियलिस्टिक प्रॉफिट निकालने में मदद करती है। और नंबर 4 प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करने में मदद करती है। जल्दी से मुझे बताइए बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन कहां पर देखने को मिलती है? सबसे पहला, मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से हम लोग प्राइसिंग डिसीजन ले पाते हैं। नंबर 2, मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से हम लोग रियलिस्टिक प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते हैं, हम लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन सही से ले पाते हैं। और नंबर 4, हम लोग अपने प्रोडक्शन लेवल को डिसाइड कर पाते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये चारों पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं? प्राइसिंग डिसीजन लेना, नंबर दो रियलिस्टिक प्रॉफिट कैलकुलेट करना, नंबर 3 डिसीजन मेकिंग लेना, नंबर 4 प्रोडक्शन लेवल्स को डिसाइड करना। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल हम कर सकते हैं सर। ये चारों जो पॉइंट है वो हमें याद है। यस, आज आप लोग बोल सकते हैं कि सर आज आपको पंख लग गए हैं। पंख क्यों? क्योंकि आज आप उड़ रहे हो, आज आप बहुत तेजी से चल रहे हो। आज भैया थोड़ा सा तेजी से चलने का लॉजिक है कि भैया आज मुझे आपकी पूरी थियरी को कंप्लीट करना है, और आज मुझे पूरी थियरी कंप्लीट करनी है। और ये लीजिए बेटा, मैं आपकी थियरी के सबसे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गया हूं। ठीक है, यस। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ये पॉइंट आपको याद रहेंगे? सेलिंग प्राइस तय करने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, नंबर 3 रियलिस्टिक प्रॉफिट कैलकुलेट करवाता है, और नंबर 4 प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करने में हेल्प करता है। लिख सकते हो? यस। आइए दोस्तों, आखिरी सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आप सब लोग अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। वैसे इसके अंदर हमने डिफरेंसेस दिए हैं 8, लेकिन आप लोग जानते हैं अपने को एग्जाम के अंदर अपने एग्जाम में 4 नंबर का सवाल आता है, और इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग 4 पॉइंट लिख करके आओगे। ठीक है, लेकिन हम लोग याद कितने करेंगे? 5, क्योंकि एक पॉइंट भूल भी तो सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला ये सवाल है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की रेट। अब याद करके बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को पीरियड कॉस्ट माना जाता है, और उसे हम करंट ईयर के कंट्रीब्यूशन से, उसी साल के कंट्रीब्यूशन से पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देते हैं। हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की रिकवरी रेट नहीं निकालते। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, प्रोडक्शन का वैल्यूएशन आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर करना होता है, और उसके लिए आपको फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ती है। मतलब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की रिकवरी रेट पर यूनिट निकालनी पड़ती है। पहला डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस, यहां पर आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालनी पड़ती है फिक्स्ड की और वेरिएबल दोनों की। किसमें? एब्जॉर्प्शन में। लेकिन मार्जिनल में आपको सिर्फ वेरिएबल की रेट निकालनी पड़ती है, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आपको निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में पूरा का पूरा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हम पीरियड कॉस्ट मानकर कंट्रीब्यूशन से राइट ऑफ कर देते हैं। क्लियर? दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों लेकर इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, प्रोडक्शन का वैल्यूएशन सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पर करते हैं। यहां पर हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेते हैं, यहां पर हम लोग सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेते हैं। नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। यहां पर ओवरहेड्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रोडक्शन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा। यहां पर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। यहां पर ओवरहेड्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। यहां पर हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स में से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को और सेलिंग ओवरहेड को, तो आएगा प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट।
लो भाई, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ठीक है। उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड को लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। यहां पर सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और बेटा कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, ये दोनों बातें यहां पर आ गई, ठीक है। नंबर 6, इफेक्ट ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। आप लोगों को मालूम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते टाइम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दोनों ले रहे हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं। तो ऑब्वियस बात है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी और मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा स्टॉक की वैल्यू कम होगी क्योंकि यहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर वैल्यूएशन किया जा रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जुड़ी जानकारी को कभी भी डिसीजन मेकिंग में काम में नहीं लेते और मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा डिसीजन मेकिंग में काम में आती है। वैसे मैं आपको बता दूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कभी भी डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होती। डिसीजन मेकिंग हमेशा किस पर आधारित होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग पर। एंड लास्ट वन, प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा यहां पर फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानकर सेम पीरियड के प्रॉफिट से राइट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है, यहां मार्जिनल कॉस्टिंग में। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हमारी फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे प्रोडक्शन यूनिट्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात आप लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको लिखने कितने पॉइंट हैं? 4। तो सबसे पहला अगर मैं इनकी जगह अगर मैं अपना आंसर लिखता तो मैं सबसे पहला मीनिंग लिखता। मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है उसका मीनिंग लिखता, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है मैं उसका मीनिंग लिखता, जो मैंने आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल वाले नोट्स में लिखवा रखा है। नंबर 2, वैल्यूएशन वाली बात। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्शन को वैल्यू किया जाता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पर, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्शन को वैल्यू किया जाता है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पर। 2 डिफरेंस हो गए। नंबर 3, मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो लेते हैं, स्टॉक का जो हम लोग वैल्यूएशन करते हैं उसमें हम लोग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ले रहे हैं, इसलिए हमारी स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग स्टॉक की वैल्यू में सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं, इसलिए हमारी स्टॉक की वैल्यू हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग में कम होगी। नंबर 4, आप लोग बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के डेटा का इस्तेमाल हम लोग प्रॉफिट रिपोर्टिंग के लिए करते हैं, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट निकाला जाता है, जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया जाता है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर बेस्ड होता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पे ये लिख सकते हो भाई प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, हम सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के खर्चे को तो आएगा नेट प्रॉफिट। यहां पर हम लोग सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को तो आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट को तो आएगा हमारे पास प्रॉफिट। तो यहां पर ये सारे के सारे पॉइंट अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर कई गुना ज्यादा बेटर होगा बजाय कि इनकी बातों के, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला आप डेफिनेशन लिखना, नंबर 2 प्रोडक्शन के वैल्यूएशन की बात लिखना, स्टॉक की वैल्यू के डिफरेंस की बात लिखना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के काम में आता है, वो डिसीजन मेकिंग के काम में आता है। नंबर 5 यहां पर प्रॉफिट जो है उसकी बात करना, ठीक है, प्रॉफिट की बात करना, ठीक है। तो बेटा ये 5 पॉइंट आप लोग आराम से लिख करके यहां पर जवाब दे सकते हो, ठीक है। और ये लीजिए बेटा यहां पर हो जाती है बात खत्म, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग से बहुत कम थियरी क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं, ठीक है। और अगर आपने इतने से सवाल अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो जो सवाल आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, बजटरी,
मार्जिनल और स्टैंडर्ड से थियरी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं पिछले 20 साल का अगर स्कैनर खोल करके देखता हूं तो मुश्किल से 9 या 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों में से, तीनों के मिला के। तो आप समझ ही सकते हैं कि 40 अटेम्प्ट में अगर तीनों के मिला के 10 क्वेश्चन आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये जितने क्वेश्चन मैंने यहां पे करवाए उतने एक बार रीड कर जाना, ताकि बाई चांस अगर आपकी तकदीर ही खराब हो और आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ ही जाए तो आप लिख करके आ पाओ। ठीक है, और वर्णन ने यहाँ पे हमारे लिए समरी भी लिख दी है, तो आप लोग यहाँ पे समरी जो है वो भी आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, वर्णन की लिखी हुई। ठीक है, यस, एंड आई एम फीलिंग सो गुड। और ये लीजिए बेटा, यहां पर हमारा जो थियरी वाला पार्ट है, ये थियरी यहां पर हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये लीजिए बेटा, यहां पर हमारी सीए इंटरमीडिएट की कॉस्टिंग थियरी की क्लास और सीएमए इंटर कॉस्टिंग थियरी की क्लास यहां पर फिनिश हो जाती है। आप लोग इसे आराम से, यहां तक के लेक्चर अगर आपने अटेंड किए तो आप लोग थियरी वाले क्वेश्चंस को बहुत आराम से अपने एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, यस, मेरे बैकग्राउंड में क्या लिखा है? एक्चुअली मैंने सच में खुद ने भी कभी ये पढ़ा नहीं कि मेरे पीछे लिखा हुआ क्या है। ओके, चलिए गाइस, तो ऑल द बेस्ट। अब आप लोग थियरी को अच्छे से प्रिपेयर करो और हम लोग जल्दी से मिलते हैं अब नए सेशंस के साथ में। वैसे मैं आपको बता दूं, अब मैं नया सेशन शुरू कर रहा हूं और कल संडे है, कल से शुरू नहीं करूंगा, परसों से शुरू करूंगा। मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ, आज सैटरडे है, कल संडे है, मैं परसों से अपना सेशन स्टार्ट करूंगा और परसों से अब मैं आपको प्रैक्टिकल का रिवीजन करवाना शुरू करूंगा। थियरी हो गया, अब प्रैक्टिकल के रिवीजन लेक्चर अपन लोग रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल के आधे रिवीजन लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और बाकी के बचे हुए आधे रिवीजन लेक्चर जो हैं वो अब मैं आपके साथ में शुरू करूंगा। और बेटा, ये रिवीजन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। 1 घंटे में या 1.5 घंटे के लेक्चर में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल का चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। और जब आप खुद से रिवाइज करने बैठोगे तो आपको एक चैप्टर को रिवाइज करने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप लोग जब रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन का टाइम आए तो आप लोग मेरा रिवीजन लेक्चर देखो। रिवीजन लेक्चर देखने के बाद में आप लोग अपने सवालों को सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो रिवीजन लेक्चर देखो, सारी बात को रिवाइज करो मेरे साथ में और फिर अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो। यही आपका रिवीजन का तरीका होना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, तो क्या मंडे को आप लोग मुझे मिलने वाले हो? यस, जल्दी से मुझे बताओ, क्या मंडे को मिलोगे मुझे? और आप मुझसे पूछ सकते हो सर मंडे को हम क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, मंडे को हम लोग कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल पोर्शन रिवाइज करने वाले हैं। यस, 1 चैप्टर इन 1 डे। यस विशाल, हम एक चैप्टर एक दिन में पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक दिन एक चैप्टर फुल रिवीजन, काम खत्म। ठीक है, और ये रिवीजन मैं अपने क्लास नोट से करवाने वाला हूं। ये रिवीजन मैं अपने क्लास नोट से करवाने वाला हूं। तो आप लोग जब अपने रजिस्टर ओपन करेंगे तो आपको अपने रजिस्टर के साथ साथ ही मेरे साथ में रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, डन गाइज। चलो, तो बाय फॉर नाउ, अभी के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं अपन लोग परसों मंडे को।